एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाइनिंग स्टार ऑफ टुमारो। कैसे हैं आप सब? मे भी सभी बहुत ही बेस्ट होंगे। मैं हूं आपकी अपनी प्रियंका मिश्रा। हम लोग यूजीसी नेट के पेपर फर्स्ट के यूनिट नंबर 4 को कवर कर रहे थे, जिसमें से हमने कम्युनिकेशन की, जो कि कम्युनिकेशन की है, जिसमें हमने कम्युनिकेशन का मैक्सिमम वर्क जो है वो ख़त्म कर लिया है। मैक्सिमम क्या, शायद ये बुक जो है वो एंडिंग पर आ चुकी है ना। हमने अब तक कम्युनिकेशन के अंदर कम्युनिकेशन का मीनिंग किया, कितने टाइप्स की होती है, क्या प्रोसेस रहती है ना, कौन कौन से नेटवर्क होते हैं कम्युनिकेशन के। उसके अलावा मास मीडिया क्या है, बैरियर्स कौन कौन से हो सकते हैं, किस किस वजह से हो सकते हैं, उन बैरियर्स को कैसे दूर कर सकते हैं, ये सभी काम किए। ठीक है। और यूनिट 4 का आपको ये पता है, इसमें से 5 क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो 10 मार्क्स हमारे इसके अंदर से रिकवर हो सकते हैं और ये बहुत ही ईजी बुक है। ठीक है। तो 10 मार्क्स हमें यूँ तो है नहीं गायब करने हैं, ये भी हमें लेने हैं, इसीलिए हमारे लिए ये जो यूनिट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है। उसके अलावा मैं आपको जैसा कि बता चुकी हूँ, मैं अपने इस चैनल पर करंट अफेयर्स की क्लास भी देती हूँ, मंथली मैराथन जिसको बोलते हैं, या फिर बोलो 15 डेज की मैराथन देती हूँ। ठीक है, करंट अफेयर्स की, जो कि अब 31 को आने वाली है। तो वो भी आप सभी जरूर लीजिए, क्योंकि उसमें ना कुछ देर के अंदर, यानी कि 30 मिनट्स 40 मिनट्स के अंदर मैं 170 to 200 क्वेश्चन को कवर करवाती हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं कि क्या है। तो हमने कल मास मीडिया के बारे में पढ़ा था और उसकी थ्योरीज पढ़ी थी। ठीक है। आज हम करेंगे इंपॉर्टेंट यूनिट कौन सी है मास मीडिया की, यानी कि मास मीडिया की ऐसी कौन सी यूनिट है जिसके थ्रू हम लोग अपनी बातों को हमारे ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। तो फर्स्ट, प्रसार भारती। प्रसार भारती क्या है? एक ब्रॉडकास्ट चैनल है जिसके थ्रू रेडियो चलता है या फिर दूरदर्शन चलता है। ठीक है। इसके बारे में देखते हैं कब स्टार्ट हुआ, इसका काम क्या है। प्रसार भारती इज अ पब्लिक सर्विस ब्रॉड सेंटर इन इंडिया विद आकाशवाणी। आकाशवाणी क्या है? ऑल इंडिया रेडियो। एंड दूरदर्शन एज इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, और दूरदर्शन को चलाती है कौन? प्रसार भारती। अच्छा, बीसीआई, इसको हम बीसीआई भी बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अच्छा, इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? इट कम इनटू एक्सिस्टेंस ऑन 23 नवंबर 1997। ये 23 नवंबर 1997 को इसकी शुरुआत की गई थी, एग्जिस्टेंस में आया था। एंड मैंडेट टू ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस टू इन्फॉर्म, एजुकेट एंड एंटरटेन द पब्लिक। इसका मेन मोटिव क्या रहा है इसको आने का, कि लोगों को एंटरटेन भी किया जाए और एजुकेट भी किया जाए, उनको हर चीज़ के बारे में नॉलेज दी जाए। ठीक है। पहले जब हमारे पास केबल टीवी, डिश टीवी, फोन वगैरह नहीं थे तो हम दूरदर्शन देखते थे, और उससे भी पहले क्या है, हम लोग रेडियो को सुनते थे, और रेडियो की वजह से ही हमको हर जगह की न्यूज़ हमको मिल पाती थी। तो ये कब आया था प्रसार भारती? 1997 में। ठीक है, एक्सिस्टेंस में आया था। और इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और इसके अंदर अभी करंट टाइम में 800 के लगभग चैनल्स जो है वो काम कर रहे हैं, जो ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं। और रेडियो अभी भी हम लोग सुनते हैं। देखो हमारे फोन में मान लो नेट ना चल रहा हो, कुछ और ना चल रहा हो, सॉन्ग्स वगैरह ना आ रहे हो, तो क्या करते हैं, रील लगाते हैं और एफएम को ऑन कर लेते हैं। ठीक है। फिर आता है ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो को क्या बोलते हैं हम लोग? आकाशवाणी। ये कब आया था? स्टार्टेड हुई थी इसकी 1920 में। द फर्स्ट प्रोग्राम वाज ब्रॉडकास्ट इन 1923 बाय द रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। इन इसका जो फर्स्ट प्रोग्राम था कब स्टार्ट किया गया था? 1923 में रेडियो क्लब बॉम्बे में किया गया था। 1927 ब्रॉडकास्टिंग सर्विस वाज सेट अप बाय 2 प्राइवेट ऑन ट्रांसमीटर्स एट बॉम्बे। ब्रॉडकास्टिंग सर्विस में 2 प्राइवेटली ऑन ट्रांसमीटर्स थे, एक तो मुंबई थे, एक कलकत्ता था। द गवर्नमेंट ने इस ट्रांसमीटर को 1930 में ले लिया था, मतलब गवर्नमेंट ने अपने हाथ में इसको 1930 में ले लिया था। इट वॉज चेंज टू ऑल इंडिया रेडियो। उसके बाद जो आकाशवाणी थी उसको हमने ऑल इंडिया रेडियो बनाया 1936 में। ओके। तो इसकी स्टार्टिंग 1920 में हुई थी। 1923 को मुंबई में स्टार्टअप इसका काम हो चुका था, और 1930 में इसको गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया था और इसको ऑल इंडिया रेडियो घोषित कर दिया था 1936 में, सॉरी। ठीक है। और अब करंट टाइम में इसमें देयर आर 262 रेडियो स्टेशंस काम कर रहे हैं, मतलब 262 रेडियो स्टेशंस जो है वो ऑल इंडिया रेडियो के तहत काम कर रहे हैं। फिर आता है हमारा दूरदर्शन। दूरदर्शन जिससे हमें दूर का दर्शन हो जाए। ठीक है। तो केबल टीवी आने से पहले हम इसी में हमारे सीरियल्स वगैरह देखते थे, न्यूज़ भी सुनते थे और सॉन्ग्स भी सुनते थे। चित्रहार और रंगोली सबका फेवरेट रहा होगा शायद, जब डिश टीवी नहीं थी या फोन हाथ में नहीं था तब। ठीक है। हम लोग हर संडे का वेट किया करते थे ताकि हम रंगोली देख सकें। तो दूरदर्शन में क्या है? दूरदर्शन इट वाज स्टार्टेड इन न्यू दिल्ली ऑन 15 सितंबर 1959। इसका स्टार्टअप 15 सितंबर 1959 को किया गया। द रेगुलर टेलीविजन सर्विस कमेंटेड इन दिल्ली इन 1965। 1965 में
एक रेगुलर टेलीविजन बनाया गया। मुंबई में 1972 में स्टार्ट हुआ, दिल्ली में 1965 में स्टार्ट हुआ, जो प्रॉपर वक्त था वो कलकत्ता में 1975 में, चेन्नई में भी 1975 में। और करंट टाइम में दूरदर्शन स्टेब्लिश हुआ, जो करंट फॉर्म है अभी की जो है 15 सितंबर 1976 में, ठीक है। दूरदर्शन नेटवर्क्स के अंदर 64 चैनल्स आते हैं जो कि 202 हाई पावर ट्रांसमीटर्स वाले होते हैं। उसके अलावा दूरदर्शन ने अपना एक और चैनल जो है वो स्टार्ट किया था, जिसको बोलते हैं डीडी किसान। कब किया गया था? 26 मई 2015 को, टू प्रोवाइड एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम। 26 मई 2015 में डीडी किसान एक चैनल स्टार्ट किया गया जो कि लोगों को नॉलेज देता था किस चीज़ की, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ओके, फिर आता है प्रेस एंड प्रिंट मीडिया। प्रेस मीडिया में पता न्यूज़पेपर वगैरह, मैगजीन वगैरह जो प्रिंट होते हैं उसके लिए बनाया गया है। RNI रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं। 1 जुलाई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, इसका स्टार्टअप हुआ था। रिकमेंडेशन थी फर्स्ट प्रेस कमीशन की 1953 में, मतलब कि प्रेस एंड प्रिंट मीडिया को लाया जाए, किसने रिकमेंडेड किया था? फर्स्ट प्रेस कमीशन 1953 में, जिसका अमेंडमेंट हुआ और फर्स्ट रजिस्ट्रार ऑफ बुक एक्ट 1867 के अंदर मतलब इसका अमेंडिंग की गई थी। द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट कंटेन द ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ RNI। इसमें क्या है? ड्यूटीज और फंक्शन को लिखा गया है जो कि न्यूज़पेपर रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर का है उसमें, ठीक है। उसके बाद आता है ये लोग अपना इंडिया जो है, इंडिया को रिक्वायर है कि सबमिट करे हर एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट कब आती है? हर साल में एक बार आती है। तो इसको मतलब बोला गया है कि एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करनी पड़ेगी आपको और गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। वो कब होती है? 31 दिसंबर को होती है। फिर आता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, PIB। किस लिए काम करता है? फॉर प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट के लिए भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन दोनों के लिए काम करता है कौन? PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसकी नोडल एजेंसी कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन टू द प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज, प्रोग्राम, इनिशिएटिव एंड अचीवमेंट्स। तो इसमें क्या होता है? जो भी गवर्नमेंट लोगों पब्लिक के लिए कोई भी पॉलिसी बनाती है, कोई भी अचीवमेंट वगैरह होती है, तो इसके थ्रू पब्लिश करवाती है। किसके थ्रू? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के थ्रू। इट हैज 8 रीजनल ऑफिस, इसके 8 रीजनल ऑफिस हैं एंड 34 ब्रांचेस ऑफ ऑफिस, 34 ब्रांच ऑफिस हैं और इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैं। उसके अलावा इसका इंफॉर्मेशन मटेरियल इंग्लिश, हिंदी, उर्दू एंड अदर रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर रहता है। मतलब साउथ की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे हिंदी लोगों को समझ नहीं आती, इंग्लिश तो आ जाती है। उसके अलावा वहाँ की जो लैंग्वेज है, साउथन लैंग्वेज होगी, तो उसके अंदर ये लोग उस लैंग्वेज के अंदर अपना जो है प्रिंट करवा देते हैं उस इन्फॉर्मेशन को, उस न्यूज़ को, ताकि वो पब्लिक तक पहुँच सके। फिर आता है हिंदुस्तान समाचार। हिंदुस्तान समाचार एक न्यूज़ एजेंसी थी, फर्स्ट मल्टीलिंगुअल न्यूज़ एजेंसी थी इंडिया की। सब्सक्राइब थे उसमें 200 से ज़्यादा न्यूज़पेपर एंड ऑलमोस्ट ऑल द न्यूज़ चैनल इंक्लूड दूरदर्शन। जितने भी न्यूज़ चैनल्स वाले थे वो इसकी न्यूज़ को तो मतलब इम्पोर्टेंस देते ही देते थे, ठीक है। 200 के आसपास न्यूज़पेपर जो थे वो सब्सक्राइब किए हुए थे। इट वाज सेटअप इन 1948। इसे कब बनाया गया? 1948 में सेट किया गया था। और इसमें सर्विसेज के साथ साथ 10 लैंग्वेज, कौन कौन सी 10 लैंग्वेज? बंगाली, उड़िया, असमिया, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, हिंदी एंड मराठी के अंदर न्यूज़ प्रिंट होती थी, ठीक है। इन 1975 में हिंदुस्तान समाचार को मर्ज कर दिया गया प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ में। और उसके अलावा यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया एंड समाचार भारती टू फॉर्म मीडिया मोनोपोली। समाचार जो यूनाइटेड न्यूज़ है और समाचार भारती है, इनकी मोनोपोली मतलब अपनी मोनोपोली रही है अपने समाचार के ऊपर, उसमें गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं रहा। उसके बाद आता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। क्या है? जो हिंदुस्तान समाचार जिसने अडॉप्ट किया प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो वो क्या, वो देखते हैं। इट इज नॉन प्रॉफिट शेयरिंग कोऑपरेटिव ओन्ड बाय द कंट्रीज न्यूज़पेपर विद अ मैंडेट टू प्रोवाइड एफिशिएंट एंड अनबायस्ड न्यूज टू इट्स ऑल सब्सक्राइबर। एक नॉन प्रॉफिट शेयरिंग एजेंसी है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अडॉप्ट की गई है। उसमें क्या है? ये लोग मतलब इस तरीके इसमें इनकी न्यूज़ में बाइसनेस नहीं होती, पब्लिक के लिए बिल्कुल राइट यानी कि विश्वसनीय न्यूज़ को छापते हैं, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट न्यूज़ एजेंसी ऑफ इंडिया। ये इंडिया की मतलब सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी है। कौन? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसको फाउंड किया गया था 27 अगस्त 1947 में और फंक्शनिंग कब स्टार्ट हुई थी इसकी? 1 फरवरी 1949 में। उसके अलावा इसकी न्यूज़ सर्विस इंग्लिश और हिंदी के अंदर रहती है। फिर आता है यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया। अभी बताया था इसकी जो है अपनी मोनोपोली है। तो ये स्टार्ट कब हुआ था? फाउंड किया गया था 1959 में। किसने किया था? लार्जेस्ट न्यूज़ एजेंसी जो है एशिया की, उसमें। यूएनआई हैव कॉरस्पॉन्डेंट इन मेजर सिटीज़। कहाँ पर इसकी कॉरस्पॉन्डेंस है? वाशिंगटन, लंदन, दुबई, कोलंबो, काठमांडू, इस्लामाबाद, ढाका, सिंगापुर, सिडनी, वैंकूवर,
ब्रिंगिंग टू आवर सब्सक्राइबर स्टोरीज ऑफ इंडिया टू इंडियाज रीडर। उसके अलावा मतलब इन जो ये हमारे जो फॉरेन कंट्रीज है, यहाँ पर जो इंडियन लोग रहते हैं उन लोगों की न्यूज़ जो है वो ये लोग छापते हैं। इट हैज़ अ कोलैबोरेशन एग्रीमेंट विद सेवरल फॉरेन एजेंसी। इनका कुछ कोलैबोरेशन है कुछ जो फॉरेन न्यूज़ एजेंसीज हैं उनके साथ में, इंक्लूडिंग रूटर यूके एंड डीपीए। डीपीए क्या है? ड्यूट्सहा प्रेस एजेंटर, जर्मन न्यूज, एक जर्मनी की न्यूज एजेंसी है, ड्यूट्सहा प्रेस एजेंटर बोलते हैं जिसको, डीपीए। 1949 में इसका भी वो स्टार्टअप किया गया था। उसके बाद आता है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। इट वॉज सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1996। ये कब स्टार्टअप किया गया था? 1996 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था। फर्स्ट प्रेस कमीशन था। और मेंटेन द इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ प्रेस इंडिया। द प्रेजेंट काउंसिलिंग कौन करता है? इसकी 1978 के प्रेस काउंसिल एक्ट के अंदर हुई है और ये स्टैट्यूटरी है क्वासी जुडिशियल बॉडी, एक्ट एज वॉच डॉग ऑफ द प्रेस। ये मतलब जो प्रेस में काम क्या चल रहा है और किस तरीके से चल रहा है तो उसमें वॉच डॉग का काम करती है और खुद क्वासी जुडिशियल एक बॉडी है ये, पीसीआई, प्रेस काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। फिर आता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म। ये क्या है? फिल्म जो हमारी फिल्म्स वगैरह रिलीज होती हैं तो उनको सर्टिफाई करता, देखते हैं इसको। इट वॉज फाउंडेड इन 1952। 1952 में स्टार्ट किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। It is responsible for certifying the film producer in India as well as outside the country। इसका मेन काम क्या है भाई? फिल्म प्रोड्यूसिंग का है इंडिया के अंदर या इंडिया से बाहर, अगर इंडियन फिल्म कोई भी रिलीज होने वाली है तो। ठीक है, ये यू का फ्लैग लगा करके, जैसे हमने देखा यूए इस टाइप की लाइंस लिखी होती हैं फिल्म के स्टार्ट होने से पहले उनके सर्टिफिकेट पे, तो वो कौन देता है? यही देता है। कौन? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिया। यू मतलब अनरिस्ट्रिक्ट पब्लिक एग्जीबिशन, मतलब उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस है ही नहीं। ठीक है, ए क्या है? जिसमें पब्लिक एग्जीबिशन मतलब रिस्ट्रिक्शंस है, सिर्फ अडल्ट के लिए बनी है। और यूए में क्या है कि बच्चे उसे देख सकते हैं बट पेरेंट्स की गाइडलाइंस के साथ में। ठीक है, जिसमें लिखा होता है कि चिल्ड्रंस बिलो एज 12। और एस का मतलब क्या है? वो बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट है, सिर्फ डॉक्टर्स के लिए वो मूवीज बनाई जाती है जिन पर एस लिखा हुआ होता है। तो ये 4 टाइप के सर्टिफिकेट देते हैं, यूए और एस। इन 4 टाइप के मतलब प्रिंट करके सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करवाती है किसी भी फिल्म को। कौन? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म। सोशल मीडिया के अंदर जो न्यू फॉर्म्स अभी करंट में आई हैं, कुछ सालों पहले ही स्टार्ट हुई है, जिनका यूज हम इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं, वो कौन कौन सी है वो देखते हैं। टुडे इंटरनेट हैज मेड एवरीथिंग ऑलमोस्ट पॉसिबल। आज के टाइम में इंटरनेट के साथ काफी कुछ पॉसिबल है। इट मेड द वर्ल्ड लाइक अ ग्लोबल विलेज। और इसकी वजह से पूरा ग्लोबल जो मतलब पूरा विश्व जो है वो हमें एक साथ लगता है, गांव की तरह लगता है, जहाँ पर सभी एक दूसरे से अपनी बातों को शेयरिंग कर रहे होते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या था? फेसबुक। ये कब स्टार्ट हुआ था? 4 Feb 2004 में अमेरिका में हुआ था। सभी को पता है फेसबुक सभी यूज करते हैं। आई थिंक मैक्सिमम लोग फेसबुक यूज कर रहे हैं और मैक्सिमम लोगों ने फेसबुक यूज करके भी छोड़ दिया है। इसका स्टार्टअप किसने किया था? मार्क जुकरबर्ग ने किया। करंट टाइम में इसे मेटा कंपनी ने अपना लिया है, सबको पता है। ठीक है, तो फेसबुक के बारे में ज्यादा क्या बताऊं? फेसबुक की जो बेसिस है वो मैनलो प्रैंक कैलिफोर्निया के अंदर है। ठीक है, इसको हम लोग अपनी डिवाइस के अंदर ऑन करते हैं, उसके अलावा अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, फिर धीरे धीरे अपने फ्रेंड से कनेक्ट होते हैं। तो फेसबुक के बारे में इतना काफी है। फिर आता है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम 2010 में आया था, केविस सिस्टम एंड माइक क्रीजर ने दिया था और आज के टाइम में इसको फेसबुक यानी कि मेटा कंपनी ने अडॉप्ट कर लिया है। फिर ट्विटर मार्च 2006 में आया, जैक डॉर्जे ने दिया, नोन ग्लास, बिजस्टोन, इवल विलेमनर ने। ठीक है, और इसके अंदर जो ट्वीट्स वगैरह थे, ट्विटर्स थे, उनको हम रिपोस्ट कर सकते थे। बिफोर 2017 ट्वीट्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू 140 कैरेक्टर्स। उसमें रिस्ट्रिक्शन थी 140 कैरेक्टर्स की, लेकिन अब करंट टाइम में क्या है 280 280 लैंग्वेजेस के अंदर हम लोग इसको कर सकते हैं, जिसमें चाइनीज, जापानीज एंड कोरियन भी है। और अभी ट्विटर को लेके एक विवाद भी स्टार्ट हुआ था बीच में। अब आता है यूट्यूब जो कि सभी के फोनों में होता है और सभी यूज भी करते हैं वीडियोस देखने के लिए। और मेरी जो वीडियो है कि अब जब मैं वीडियो बना रही हूँ वो कहाँ डालूंगी? यूट्यूब पे डालूंगी। यूट्यूब पे बिगेस्ट प्लेटफॉर्म बन चुका है जब से कोरोना कॉल आया था उसके बाद से। ठीक है, तो यूट्यूब क्या है 2005 में स्टार्ट हुआ था। हेडक्वार्टर इसका सन ब्रूनो कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर ही है। किसने क्रिएट किया था? चैड हर्ली ने, स्टेवन शैन ने, हवर्ड करीम ने 2005 में और 2006 में गूगल ने इसको एक्वायर कर लिया था। ठीक है, व्हाट्सएप भी सभी करते हैं। इसको लाने वाला कौन था? जेनकॉम ब्रेनिया एसीटोन। जेनकॉम एंड ब्रेनिया एक्टन जो थे वो 2009 में व्हाट्सएप को लेके आए थे। इट इज अ फ्रीवेयर क्रॉस प्लेटफॉर्म, ये फ्रीवेयर था।
और ये भी एक एप्लीकेशन है जो स्मार्टफोन्स वगैरह में चलती है। फिर आता है ब्लॉग्स। ब्लॉग्स के अंदर क्या हम लोग अपने ब्लॉग्स डालते हैं। कौन लेके आया था? जॉन बर्गर लाए थे 17 दिसंबर 1997 को। इसके लिए हमें क्या पड़ती है? कंप्यूटर नॉलेज कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है अगर हमें कोई भी ब्लॉग्स बनाने हैं तो। व्लॉग अलग अलग है, ब्लॉग अलग है। ब्लॉगर्स जो होते हैं वो अपनी स्टोरीज को बनाते हैं, अपनी लाइफ की चीज़ों को लिखते हैं अपने ब्लॉग के अंदर। अब तुम लोग देखते हैं ब्लॉग जो है वो यूट्यूब पर भी आते हैं जो कि वीडियो के रूप में होते हैं। लोग अपनी डेली रूटीन लाइफ को डाल रहे होते हैं वहाँ पे। फिर आता है अब सम की फर्दर टर्म्स कौन कौन सी हैं वो भी पढ़ लेते हैं। उसके बाद हमारी जो ये बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी। आज की कम्युनिकेशन जो हमारा यूनिट नंबर 4 है वो पूरा हो जाएगा। कुछ अलग टर्म्स हैं कम्युनिकेशन के अंदर जो एग्जाम में काफी बार पूछी जाती हैं और शायद मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती हैं। इनमें से एक आधा क्वेश्चन आता ही आता है। तो फर्स्ट पॉइंट है गेट कीपर। गेट कीपर कौन होता है? पर्सन वर्किंग इन डिफरेंट मास मीडिया हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसाइड व्हाट शुड गेट प्रिंट, ब्रॉडकास्ट और प्रोड्यूस। इसके अंदर क्या है? एक पर्सन को अलग से रखा जाता है जो कि ये डिसाइड करता है क्या चीज़ हमें लोगों तक पहुंचानी है, क्या चीज़ दिखानी है और उसका मटेरियल किस तरीके से रहेगा। उसको हम गेट कीपर बोलते हैं। फिर आता है एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या है? द टेंडेंसी ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम टू मूव फ्रॉम अ स्टेट ऑफ ऑर्डर टू डिसऑर्डर और चाओस। इसके अंदर क्या है? कोई भी लैंग्वेज या कोई भी बात जो फॉर्मल है उसको फॉर्मल से इनफॉर्मल का रूप देने का काम किसका है? एंट्रोपी का है। न्यू वेव्स के अंदर क्या है? एन एक्सपेरिमेंटल स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग पॉपुलराइज फर्स्ट इन फ्रांस इन द 50s की ईयर में फिल्म मेकिंग जो थी फ्रांस के अंदर पॉपुलर हुई। इट इज विदाउट एनी एलाबरेटी प्लॉट एंड क्रोनोलॉजिकल कॉन्टिन्यूटी एंड जनरली फ्री फॉर द आर्टिफिशियल। इसके अंदर नेचुरल चीज़ों को दिखाया जाता था। आर्टिफिशियल यानी कि उसकी इसके अंदर बनावटी चीज़ नहीं दी जाती थी न्यू वेवल के अंदर, ठीक है। और जिसके अंदर हम कोई भी मतलब जिस भी चीज़ को दिखाना होता था उसको उसकी ओरिजिनल फॉर्म में दिखाते थे। तो क्या है? न्यू वेव के अंदर क्या है? किसी भी चीज़ को ओरिजिनल फॉर्म में दिखाते हैं, उसको आर्टिफिशियल रूप यानी कि तोड़ मरोड़ नहीं की जाती उसके साथ में। फिर आता है प्राइम टाइम। इसके अंदर क्या होता है? तक अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं। जैसे आजकल यूट्यूब के ऊपर पहले ऐड आ जाती है ना। तो वो क्या है? चाहे हम देखना ना चाहें तब भी हमें वो देखनी पड़ती है क्योंकि उसके अंदर सम सेकंड से सेट होते हैं। अगर आपको वीडियो देखनी है तो ये ऐड भी पहले देखना पड़ेगा। फिर आता है येलो जर्नलिज्म। येलो जर्नलिज्म में क्या है? हर न्यूज़ के ऊपर उनको अट्रैक्ट करने के लिए येलो कलर के अंदर पहले हेडिंग्स दे देंगे या फिर येलो पेजेस को डाल देते हैं जिनको हम लोग पैम्फलेट वगैरह बोलते हैं, तो वो येलो जर्नलिज्म में आ जाएगा। अल्टरनेटिव मीडिया में क्या होता है? इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ मास मीडिया। ये भी मास मीडिया का टाइप है जो कि टेक्नोलॉजी थ्रू काम करते हैं। इसके अंदर हम लोग अपनी स्मॉलर ऑडियंस को जोड़ सकते हैं। फिर आता है पार्टिसिपेटरी मीडिया। पार्टिसिपेटरी मीडिया क्या है? हम लोग मतलब मीडिया के साथ साथ पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं वहां पर इन्हीं सोशल मीडियाज के थ्रू, ठीक है। फिर आता है सर्विलांस। सर्विलांस क्या होता है? मतलब निगरानी रखना किसी भी चीज़ की, क्यों मतलब हमारी जो पब्लिक है वो किस तरीके से काम कर रही है। फिर हमारी जो कंपनी है उसमें हम जिस तरीके की न्यूज़ वगैरह दे रहे हैं उसमें वो किस तरीके से काम हो रहा है, इसमें होता है। लेकिन एम्बेडेड जर्नलिस्ट में क्या होता है? इंसर्टेड इनटू मिलिट्री यूनिट्स। एम्बेडेड जर्नलिस्ट में क्या होता है? गवर्नमेंट और मिलिट्री जो है हमारी उन दोनों के साथ में जुड़ाव रखने वाला जो है वो एम्बेडेड जर्नलिस्ट होता है। मल्टीमीडिया में क्या होता है? जिसमें हम एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं मल्टीमीडिया के अंदर, लाइक इमेजेस भी देख सकते हैं, वीडियोस भी देख सकते हैं, सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं। जैसे कंप्यूटर हम चलाते हैं हम एक साथ वर्किंग्स कर सकते हैं, तो ये मल्टीमीडिया में। फिर आता है हमारा पैराफ्रेजिंग। इसके अंदर क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म में अपनी किसी भी बात को एक्सप्रेस कर देना। और उसके बाद आता है मैनामोनिक्स। मैनामोनिक्स में क्या है? बड़ी इन्फो को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिर छोटे छोटे शोज के रूप में दिखाते हैं। जैसे हम लोग सीरियल्स देखते हैं, एक पार्ट आ जाएगा, एक कल आएगा, फिर अलग आएगा, फिर अलग। इनको एक तरीके से हम लोग मैनामोनिक्स बोल सकते हैं। एंड एब्रीवेशन रेंज और मेंटल इमेज दैट हेल्प ऑफ रिमेंबर थिंकिंग, उनको हम लोग रेंज के रूप में याद करा सकते हैं या फिर इमेजेस के रूप में याद करा सकते हैं। किसी को कोई बात याद करानी हो तो शॉर्ट फॉर्म में बताना, ये होती है मैनामोनिक्स। एक स्टडी कंडक्ट की थी गार्लेट आर मिलर ने 1967 में, तो उन्होंने मैनामोनिक्स के बारे में बताया था कि इससे हम लोगों को रिकॉल होती रहती है कोई भी बात होती है तो, कि पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप। और उसके अलावा उन्होंने ब्रास का एग्जांपल दिया था। ब्रास एक एनक्रोनॉमी है किस चीज की? बी फॉर ब्रेथ, आर फॉर रिलैक्स, ए फॉर एम, एस फॉर साइट और एस फॉर स्क्वीज। कि ब्रेथ मतलब सांस लेना, रिलैक्स मतलब आराम आराम से, एक एम को सेट करके, साइट मतलब देखना, और स्क्वीज उसको पूरे को इमेजिन करना, ठीक है। ये सब क्या है? मैनामोनिक्स। फिर आता है काइनेक्सिस। काइनेक्सिस में क्या है? बॉडी लैंग्वेज जो है हमारा कम्युनिकेशन में कितना काम करती है वो देखते हैं। तो इसके अंदर क्या बताया है? अकॉर्डिंग टू मेहरबिन के अकॉर्डिंग जो वर्ड्स है ना वो हम वर्ड्स के थ्रू अपनी सिर्फ 7% बात ही कम्युनिकेट कर पाते हैं। वॉइस टोन के थ्रू हम लोग 38% बात जो है वो कम्युनिकेट करते हैं, और 55% हमारी बॉडी लैंग्वेज है वो कम्युनिकेट करती है। इसीलिए 7, 38 और 55 का रूल दिया गया है।
तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है, साथ साथ हमारी यूनिट नंबर 4 कम्युनिकेशन भी खत्म होती है। आप सभी को हमारी ये यूनिट अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।